नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो रामनगर से आ रही है, जहां पर रामनगर में कार पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कार सवार 9 लोगों की मौत। तो रामनगर में कार पलटने से बड़ा हादसे में कार सवार 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 4 शव बाहर निकाले गए तो रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, जहां पर हादसे में 4 शव बाहर निकाले गए हैं। कार में 5 शव फंसे होने की भी आशंका है। तो कितना बड़ा यह हादसा होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। हादसे में एक लड़की बताई जा रही जीवित। कार में सवार थे कुल 10 लोग। तो रामनगर के ढेला नदी में यह हादसा हुआ है। उत्तराखंड के रामनगर में ढेला नदी पर तेज बहाव के चलते बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि पर्यटकों से भरी एक कार नदी में पलट गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो वहीं राहत बचाव कार्य में एक लड़की को नदी से जिंदा निकाला गया है। कुमाऊं रेंज के डीआईजी आनंद भरण ने बताया कि सुबह से हो रही भारी बारिश के चलते नदी उफान पर थी और पानी सड़कों के ऊपर बह रहा था, जिसके चलते हादसा हो गया। आपको यह भी बता दें कि हादसे की सूचना पाकर पुलिस और प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं नदी में गिरी कार को ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या है पूरी जानकारी? जी मैं आपको बताऊं कि आज सुबह की ये घटना है। ढेला नदी में जो है रफ्ता जो है वहां पे ये गाड़ी बही है और जो सुबह के समय पे यहाँ पे बारिश हो रही थी और ये जितने भी लोग थे एक आर्टिका कार में सवार थे, रिजॉर्ट से वापसी आ रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ है। तो पर्यटक बताए जा रहे हैं, कहाँ से ये लोग आ रहे थे? जी मैं आपको बताऊं कि गाड़ी में जो है 10 लोग सवार थे, जिसमें 6 महिलाएं थी जिनकी मौत हो चुकी है, 3 पुरुष थे जिनकी मौत हो चुकी है। एक महिला जो सुरक्षित बची हुई है, उसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और प्रशासन की टीम वहां पे मौके पे थी। रेस्क्यू करके इन सभी लोगों को निकाला गया था। तो कुछ पता चल पाया है कि कहां से ये गाड़ी आ रही थी जो ये अचानक से ये हादसा हुआ है? कहां के ये लोग थे, कुछ इस बारे में जानकारी मिली है आपको? जी मैं आपको बताऊं कि पंजाब नंबर की गाड़ी थी जो ये रिजॉर्ट से जो है इनको लेके जो है वापसी जा रही थी। इस दौरान ये हादसा जो है ढेला नदी पे हुआ है और जो है प्रशासन जो है इस पूरे मामले की छानबीन में जुटा हुआ है कि कौन लोग थे, कहां से आए थे, क्या करने आए थे। तो इस जो है मामला जो है इस पे जो है पूरी टीम जो है इस पे काम कर रही है अभी पुलिस की। जी, देखा जा सकता है क्योंकि तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि कितना बड़ा यह हादसा था। कार की हालत साफ देखी जा सकती है तस्वीरों के द्वारा। जिस लड़की को जिंदा निकाला गया है, क्या उससे कुछ पता चला है, कुछ जानकारी मिली है अभी तक? जी मैं आपको बताऊं कि जो महिला सुरक्षित है उसका इलाज यहाँ पे चल रहा है और वो उससे हमने काफी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने जो है कुछ भी बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका इलाज चल रहा है, इसलिए वो बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टरों का क्या कहना है? क्योंकि महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, डॉक्टरों का इस पर क्या कुछ कहना है? जी डॉक्टरों का जो कहना है कि इस समय जो है कि उसकी हालत जो है खतरे से बाहर है और उसको जो है इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है और जो है उसका इलाज जो है अभी प्रॉपर रूप से जो है ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। तो परिजनों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है? जी हाँ, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो परिजन जो है मृतकों के, उनको सबको जो है इंफॉर्मेशन दे दी गई है और उनको बता दिया गया है। तो परिजनों का इस पर क्या कुछ कहना है? जी अभी जो है मौके जो सरकारी अस्पताल में जो सब रखे गए हैं उनका पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। अभी परिजन यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अब जैसे ही उनको सूचना मिली उसके बाद वो सब लोग निकले हैं अस्पताल के लिए। तो समय पर आने पर जो है वो अस्पताल पहुंचेंगे। इस पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि वो जो है अभी मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या क्या उसमें मुख्य कारण रहे हैं हादसे के, उसकी जांच में जुटी हुई है और जो है पुलिस प्रशासन जो है हर एंगल से इसमें जांच कर रहा है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। जो जिस तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि नदी का बहाव उफान पर था और ये हादसा हो गया, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जारी किया था, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि व्यवस्थाओं पर भी सवाल कई खड़े हो जाते हैं इस पर। जी मैं आपको बताऊं कि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि बारिश बरसात में जो है इधर उधर ना जाए, क्योंकि सैलानी यहाँ आए हुए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो है ढेला क्षेत्र है, वहाँ पे सैलानी रुके हुए थे और जो है इसमें जो है जब सुबह के समय पर बारिश हुई थी, क्योंकि इसमें एक लापरवाही भी कहीं ना कहीं सामने आती है।
क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो है लापरवाही के कारण ही हुआ है, क्योंकि सैलानियों ने गाड़ी उसमें जो है नहीं डालनी थी, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो लखनऊ से आ रही है, जहां पर मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। थोड़ी ही देर में बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर, मिशन 2024 को लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही है। थोड़ी ही देर में बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय मौजूद होंगे इस बैठक में। बीजेपी कार्यालय में सभी मोर्चा अध्यक्षों की भी बैठक होने वाली है। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे मौजूद। थोड़ी ही देर में बीजेपी कार्यालय में बैठक होने वाली है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन भी होंगे शामिल। तो सभी प्रभारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। दोनों डिप्टी सीएम और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने के हौसले और 75 सीटों के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी अब जमीनी स्तर पर मिशन 2024 शुरू करने वाली है। तेलंगाना में पिछले दिनों ही राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हुए मंथन के आधार पर प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक की रणनीति को आज अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अभियान और कार्यक्रम तय किए जाएंगे। बैठक में प्रदेश और जिलों के पदाधिकारी बुलाए गए हैं। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। तो बैठक का लक्ष्य 2024 मिशन 2024 को लेकर ये बैठक रखी गई है, जिसमें रणनीतियां तैयार की जाएगी। इस बैठक में सभी प्रभारियों को बुलाया गया है। तो इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल कार्य योजना को तय करेंगे। तो 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। 2024 पर रणनीतियां बन रही है। मिशन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की बैठकें जारी है। तो इससे पहले ये बैठक जो है हैदराबाद में की गई थी, जहां पर सभी प्रदेश के सीएम और बड़े चेहरे जो है वहां पर मौजूद थे। रणनीतियां बनाई जा रही है और आज प्रदेश में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। साथ ही साथ सभी प्रभारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ स्तर तक। तो ज्यादा जानकारी के लिए प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रियम, क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जा रही है 2024 को लेकर? बबीता, देखिए, बीजेपी 2024 की तैयारियों में इन दिनों जुटी हुई है और लगातार उसी को लेकर समीक्षा बैठकें जो है की जा रही हैं कि किस तरीके से क्या रणनीति रहनी चाहिए जिसके जरिए 2024 का जो मिशन है उसको फतेह किया जा सके। और लगातार बैठकों का दौर अगर आप देखें तो उसको लेकर जारी है, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो या फिर प्रदेश के अंदर प्रदेश समिति की बैठक हो, लगातार बैठकें हो रही हैं। आज भी इसी के चलते एक अहम बैठक जो है वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो इस बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं। अब से महज कुछ ही देर में जो ये बैठक है वो शुरू होगी। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इसके अलावा ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उनके साथ में सभी
पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक के अंदर एजेंडा होगा कि 2024 के अंदर जो आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है उसमें यूपी की भूमिका किस तरीके से रहने वाली है और यूपी को लेकर तैयारियां किस तरीके से की जाए, किस तरीके से मंडल स्तर पर, जोन स्तर पर, बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर पार्टी को काम करना है, उन सभी चीजों को लेकर आज इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। सबसे अहम कि जो विभिन्न योजनाएं हैं केंद्र सरकार की हो या फिर प्रदेश सरकार की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण योजना हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, शुद्ध पेयजल योजना हो, जो विभिन्न योजनाएं रही हैं और उनके जो लाभार्थी रहे हैं, चाहे मुफ्त अनाज की योजना के लाभार्थी रहे, उनको कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाए, उससे कैसे संवाद स्थापित किया जाए, उसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। कौन से वो समीकरण उनको साधा जाए, चाहे वो जाति स्तर पर हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो या अन्य जो समीकरण है उनको कैसे साधा जाए, जो प्रत्याशी होंगे उनका चयन किस आधार पर किया जाएगा, क्या मानक होंगे उसके, सर्वे रिपोर्ट्स क्या कुछ अभी कह रही हैं, आने वाले दिनों में जो सर्वे होंगे उसकी जो रिपोर्ट्स होगी वो काफ़ी हद तक दिशा और दशा को तय करेगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आज एक ये बड़ी और अहम बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर आयोजित की गई है। अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी जिसमें 2024 की चुनाव को लेकर जो है उसमें तैयारियों को लेकर क्या कुछ विशेष सावधानियां बरतनी है, सभी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। बबीता, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की विधानसभा की माफ कीजिएगा लोकसभा की सीटें हैं और सबसे अधिक लोकसभा की सीटों वाला प्रदेश है देश का। तो ऐसे में काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि दिल्ली जो है वो यूपी ही तय करती है और इसीलिए पार्टी के लिए भी काफ़ी अहम हो जाता है कि बिल्कुल, यूपी क्योंकि पार्टी के लिए काफी अहम है क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। वहीं पर क्या प्रियम ये भी कहा जा सकता है कि जितनी भी जो पार्टी हारी है, जो बीजेपी पार्टी जो है वो सीटें हारी है, उस पर भी मंथन किया जाएगा? विशेष तौर पर उस पर ही फोकस होगा। देखिए 2019 के चुनाव में अगर आप देखें तो बीजेपी 14 लोकसभा की जो सीटें थी उनको हारा था, लेकिन अब उन 14 सीटों पर विशेष तौर पर फोकस होगा और सबसे मेन जो बैठक में है कि क्या वजह रही थी इन सीटों को हारने की, क्यों पार्टी ने इन सीटों को लूज किया था, क्या वहां के समीकरण थे ऐसे जिनको नहीं साध पाया। और सबसे अहम पार्टी का और कार्यकर्ताओं का मनोबल देखिए इसलिए भी बबीता बढ़ा हुआ है कि 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर जहां पर उपचुनाव हुए हैं और दोनों ही जो है वो समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीटें कही जाती रही हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाते रहे, लेकिन उन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है। तो ऐसे में पार्टी ने इस बात का भी चैलेंज खुद को दिया है कि जो ये 2 सीटें जो गढ़ कहे जाते थे समाजवादी पार्टी का, जब वहां पर पार्टी जीत सकती है तो बाकी अन्य 12 सीटों पर क्यों नहीं। बिल्कुल, तो जब गढ़ को भेदा जा सकता है तो बाकी अन्य सीटों को भी भेदा जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो लखनऊ से आ रही है, जहां पर आज लखनऊ के दौरे पर द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू 2 बजे पहुंचेंगी लखनऊ एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तैयारी। तो आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 2 बजे पहुंचेंगी लखनऊ एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तैयारियां। एयरपोर्ट से लेकर पूरे शहर में लगाई गई होर्डिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य करेंगे उनका भव्य स्वागत। तो आज द्रौपदी मुर्मू लखनऊ के दौरे पर है। तो 2 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ पहुंचेंगी, जिसके लिए उनके भव्य स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं पर एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू एनडीए दलों के सदस्यों से मांगेंगी वोट। सहयोगी दलों के नेता भी साथ में रहेंगे मौजूद। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, आज द्रौपदी मुर्मू जो है आज लखनऊ आएंगी, क्या कुछ तैयारियां? देखिए द्रौपदी मुर्मू को लेकर विशेष तौर पर तैयारियां की गई हैं। राजधानी को पूरी तरह विशेष तौर पर बैनर और पोस्टर्स के जरिए जो है सजाया गया है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाई गई है जिसमें उनके स्वागत को लेकर स्लोगन्स लिखे गए हैं। 3 बजे आज द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है वो लखनऊ पहुंचेंगी।
खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद उनका जो काफिला है वो लोक भवन पहुंचेगा। लोक भवन में सांसद और विधायकों के साथ में जो है वहां पे संवाद करेंगी, उनसे अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील करेंगी। इस एनडीए की तरफ से जो है वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और इससे पहले कल यशवंत सिन्हा जो थे वो लखनऊ पहुंचे थे, जो कि विपक्षी जो है दल के जो है वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। तो वो कल पहुंचे थे। उन्होंने भी सभी विधायकों के साथ में जो विपक्ष के हैं, जो सांसद हैं, उनके साथ में संवाद स्थापित किया और उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील करी थी। और आज उसी चुनाव के चलते राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखते हुए, चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ही सबसे अधिक सांसदों और विधायकों की जो संख्या है वो है, तो ऐसे में काफी अहम उत्तर प्रदेश की भूमिका इस चुनाव में भी रहने वाली है और इस बात को दोनों ही प्रत्याशी भली भांति जानते हैं और इसीलिए पूरा दमखम के साथ में उत्तर प्रदेश से प्रयास होगा कि इस चुनाव में अहम भूमिका उनके पक्ष में जो है जो भी मतदाता है वो निभाएं। तो ऐसे में जो है द्रौपदी मुर्मू भी आज जा रही है। जी प्रियम, आज सहयोगी दल से वो वोट मांगेंगी। 3 बड़े चेहरे जिन पर नजर बनी रहेगी, मायावती, आपका इस पर भी रिएक्शन चाहूंगी। क्या मायावती भी उस दौरान मौजूद रहेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अपना सहयोग देंगी द्रौपदी को। दूसरा, सुबह सपा के जो है राजभर, क्या वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे? क्या वो भी अपना जो है सहयोग द्रौपदी को देंगे? और तीसरा जो है कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव, उन पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे पहले जैसे आपने बताया यशवंत सिन्हा आए थे, वो उस दौरान वहां पर मौजूद नहीं थे। जब उन्होंने वोट मांगा तो उस दौरान वो वहां मौजूद नहीं थे। तो क्या कहा जाए कि द्रौपदी मुर्मू की तरफ इनका जो है वोट जाएगा? देखिए, इनका वोट जाएगा ये अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ जरूर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है कि आखिर ये तीनों ही चेहरे किस ओर जाएंगे। क्योंकि अगर ओम प्रकाश राजभर को देखें तो वो भी बगावती सुर इन दिनों अपनाए हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के खिलाफ और पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी की है, तो उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वो अपने इस गठबंधन में खुश नहीं है। और कल भी अगर आप देखें तो जब यशवंत सिन्हा आए थे तो उन्होंने भी तो ओम प्रकाश राजभर हों चाहे शिवपाल सिंह यादव हों, वो मंच पर नजर नहीं आए थे और शिवपाल यादव की भी जिस तरीके से नाराजगी समाजवादी पार्टी के साथ देखने को मिली, तो ऐसे में काफी हद तक इस बात के उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू को इन दोनों ही नेताओं का सहयोग मिले। मायावती पहले ही द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो है सहयोग करने के लिए जो है वो कह चुकी हैं, लेकिन अगर आप बात करें आज के इस बैठक में या आज के, तो मायावती का वहां पर पहुंचना मुश्किल है। समर्थन जरूर देती हुई नजर आ रही है, लेकिन मंच साझा करें इसको अभी लेकर कोई जानकारी नहीं है और ये बड़ा ही काफी मुश्किल होगा कि मायावती ऐसे में पहुंचे वहां पे, क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों ही विपरीत विचारधारा की पार्टियां हैं। लेकिन चूंकि द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से जिस समुदाय से वो बिलोंग करती हैं उसको लेकर मायावती हमेशा से राजनीति करती रहे, तो एक मजबूरन तौर पर भी मायावती को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना पड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव को लेकर अभी भी स्थिति जो है वो साफ नहीं है कि वो किस ओर जाएंगे। बिल्कुल अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही ये स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। साहिबगंज से बड़ी खबर, जहां पर साहिबगंज में ईडी की टीम का छापा हुआ है। तो ईडी की टीम ने छापा मारा है। साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि के यहां छापा। पंकज मिश्रा के आवास समेत 12 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। पंकज मिश्रा के करीबियों के घर भी पहुंची है ईडी। तो बड़ी खबर, जहां पर आज ईडी ने छापेमारी की है पंकज मिश्रा के आवास, पंकज मिश्रा के करीबियों के घर पर भी पहुंची है ईडी। झारखंड में टेंडर घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। पंकज मिश्रा के करीब 18 ठिकानों पर सुबह 5 बजे से ईडी की छापेमारी। वहीं झारखंड टेंडर घोटाले से जुड़े मामले पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या है पूरी जानकारी?
देखिए, जिस तरीके से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि ईडी की छापेमारी चल रही है और कई मामलों को लेकर चल रही थी, तो आज की बात की जाए तो साहिबगंज इलाके में छापेमारी की गई है। कई ठिकानों पे छापेमारी हुई है। उसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि पंकज मिश्रा, जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि वहां के हैं, उनके आवास पे छापामारी की गई है और उनके बाकी जो ठिकाने हैं वहां पे छापेमारी की गई है। कुल 18 जगहों पे छापेमारी की गई है और बताया जा रहा है कि ईडी की टीम जो कार्रवाई कर रही है उसमें कई चीजें सामने निकल कर आ रही हैं और हो सकता है कि देर रात तक पता चल पाएगा कि आखिर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जी, पंकज मिश्रा के 18 ठिकानों पर सुबह 5 बजे से ईडी की टीम पहुंची हुई है, क्या कुछ? देखिए, जिस तरीके से पहले भी ये बातें आ रही थी कि तमाम लोगों पे छापेमारी की जाएगी, ईडी की टीम छापेमारी करेगी और कोशिश करेगी कि किसी भी स्थिति में जो यहाँ पे घोटाले हुए हैं, घपले हुए हैं, उसको किस तरीके से उजागर किया जाए, उनको सजा दिलाई जा सके। इन सारी चीजों के बीच से अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है, सुबह 5 बजे से छापेमारी चल रही है और तमाम ठिकानों पे छापेमारी कर रही है जहाँ पहले से हो सकता है कि संदिग्ध माने जा रहे थे वो जगह, और कहीं न कहीं इस छापे के बाद से कई चीजें सामने निकल कर आ सकती हैं। जी, तो राकेश, अभी तक ईडी को क्या कुछ मिला है छापेमारी के दौरान? देखिए, ईडी की टीम की तरफ से किसी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जा रही है फिलहाल, और फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि पहले छापेमारी के दौरान सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। तमाम चीजों को एक जगह करने के बाद से हो सकता है कि देर शाम तक इस सारी चीजों की जानकारी मिल पाएगी कि आखिर इस छापेमारी के बाद से क्या कुछ हो पाया है और ईडी की टीम के पास क्या कुछ हाथ लगे हैं। जी, वही राकेश, कहा जा रहा है कि आवास समेत जो है 12 जगहों पे और छापेमारी होंगी। देखिए, 18 जगहों का नाम आ रहा है। सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से चीजें चल रही थी खास करके राज्य में, और उसमें पंकज मिश्रा के साथ साथ कई लोग थे, खास करके उनके जो सहयोगी थे, उनके जो समर्थक थे, और वो जो कुछ कई व्यवसायियों के नाम आ रहे हैं, कुछ उनके सहयोगियों के नाम आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल छापेमारी जारी है और हो सकता है कि थोड़ी देर में और कुछ जानकारी मिल पाएगी कि आखिर छापेमारी की जा रही है। जी, तो क्या उनके करीबियों पर भी ये छापेमारी होने वाली है और किन किन के नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, दाहू यादव जो उस इलाके के बड़े व्यवसायी माने जाते हैं, इसके अलावा कन्हैया खडूरिया साहिबगंज में उनके आवास पे छापेमारी चल रही है। सोनू सिंह राजमहल में है, उनके आवास पे छापेमारी चल रही है। भगवान भगत है, उनके आवास पे छापेमारी चल रही है। इसके साथ साथ कई लोगों पे छापेमारी चल रही है और सबसे अहम बात यह है कि सीआरपीएफ की टीम भी वहाँ पे मौजूद है और साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो ईडी की टीम को, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। तो अभी फिलहाल छापेमारी के बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ हो पाता है और किस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ पाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए राकेश। बढ़ते एक अगली खबर की ओर, जहां पर मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर राजकुमार गुप्ता का भड़काऊ बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने उदयपुर हत्याकांड के संदर्भ में कहा कि यहां पर अगर कोई हमारे एक आदमी को मारेगा तो हम उनके 10 लोगों को मारेंगे। उन्होंने कैमरे के सामने ही सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार में प्रदेशों में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, अगर कोई उत्तर प्रदेश में एक हिंदू को मारेगा तो हम उनके 10 को मारेंगे। मुरादाबाद के सिविल लाइन में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद के और भी कई लोग मौजूद थे, जिस दौरान उन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया। 24 घंटे इस हिंदू हेल्पलाइन चला रहे हैं, उसके लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। यदि कोई भी हिंदू समाज के व्यक्ति को कोई समस्या आती है अपनी कहीं से, तो उसका समाधान करने का प्रयास करा जाएगा। 821 832 9105। कायर लोग ये ना समझें कि हमने इसकी कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी। अगर आगे से प्रयास करा, हम हाथ जोड़ के सबको समझाने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, ऐसा मत करो। यदि अगर हमारे ऊपर इस पर आएगा तो हम किसी भी तरीके से मारने से मतलब उस आदमी एक की जगह 10 लोगों को पकड़ कर उसको सजा दिलाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।